Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, in this video we are going to discuss about LUMS LCAT, LUMS Common Admission Test, जो कि आप बच्चों का 15 Feb 2026 को होने जा रहा है. वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक LUMS LCAT ऑन 15 of Feb. अगर आप बच्चों की अभी तक तैयारी नहीं है तो पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए एक सक्सेस फार्मूला लेके आया है. इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें. इसमें मैं आपको तमाम चीज़ें बताने वाला हूं. एल कैट में आप लोगों ने जब जाना है, इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं. एल कैट में आप लोगों को जो लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, इसमें आपको पेपर किस तरह का देखने को मिलेगा, उसमें कितने सेक्शंस होंगे, उसकी सेग्रीगेशन कैसे होगी, कौन से सेक्शन को आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है. फिर तैयारी के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे, तो आप लोगों के लिए मैं लम्स एल कैट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो आप बच्चों के लिए लेके आए हूँ. उन चीज़ों का हम सोल्यूशन देखेंगे, उन चीज़ों का सोल्यूशन करेंगे, उन तमाम क्वेश्चंस का, तो आप बच्चों के इंशाल्लाह स्कोर काफ़ी हद तक बूस्ट अप हो जाएंगे. ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे आके कोई एक कंप्रीहेंसिव या डिटेल प्लान नहीं होता है जिसको आप करके लास्ट 2 to 3 डेज के अंदर आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो. बट आप एक पासिंग थ्रेशोल्ड को इजीली क्लियर कर सकते हो अगर आपकी लास्ट डेज की स्ट्रेटजी अच्छी होती है. हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसकी प्रिपरेशन 100% है और लास्ट डेज में इतना अच्छे से नहीं पढ़ता तो उसके स्कोर डाउनग्रेड हो जाते हैं. अगर आपके पहले प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी और आपके लास्ट डेज की जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज हैं, वो बहुत इफेक्टिव है, तो आप लोग अपने स्कोर को काफ़ी हद तक बूस्ट अप कर सकते हैं. तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर करें जो कि लम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं. बात करेंगे लम्स एल कैट में टेस्ट पैटर्न क्या है, सिलेबस कौन सा डिफाइन है. बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि हमारे पेपर में बेसिक मैथ आएगी या एडवांस मैथ के भी टॉपिक्स आएंगे, यानी इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी. तो लम्स एल कैट का सिलेबस, टेस्ट पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे लम्स एल कैट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं, यानी कौन कौन से लम्स के स्कूल आ जाते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट आ जाते हैं, उनकी बात करेंगे. लास्ट में हम बात करेंगे कि लम्स एल कैट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई एम तैमूर, योर टीचर फॉर दिस लेक्चर. सो लेट्स हैव अ स्टार्ट के जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज लम्स एल कैट. लम्स एल कैट इज एक्चुअली लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि आप लोगों का लम्स लेता है एडमिशन्स के लिए, फॉल एडमिशन्स के लिए. फिर टेस्ट पैटर्न, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशंस के ऊपर बात करेंगे. अगर आप चाहते हैं कि आपके लम्स एल कैट की या आप लोगों का कोई भी नेशनल आउटरीच का प्रोग्राम है, लम्स जो आप लोगों से लेते हैं, या आईबीए के टेस्ट के राउंड 2 की तैयारी करना चाहते हैं, या वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी राउंड 1 देंगे बीएससीएस का, तो उसके लिए आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हैं. हमारे बैच की फीस जस्ट 7,000 होती है, वन टाइम पे करनी होती है. कंप्लीट ईयर के लिए, पूरे साल के लिए जस्ट 7,000 होती है. बैच में आने का ये फायदा होता है कि आपकी एक डिसिप्लिन बन जाता है. यू विल बी इन डिसिप्लिन स्केड्यूल बिकॉज इट्स अल्टीमेटली ऑल अबाउट डिसिप्लिन, कि आप खुद को कितना डिसिप्लिन में रखते हैं, फिर आप रेलिवेंट कितनी प्रिपरेशंस करते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर लम्स एलकेट बाय जॉइनिंग आवर सुपर प्रीमियम बैच. आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं. अभी इस नंबर को नोट डाउन कर लें, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं. अगर आप लम्स एल कैट के बारे में के अलावा या आप नस्ट की, यूईटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा सुपर प्रीमियम बैच उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के भी तैयारी को कवर अप करेगा. चाहे पीयू के 3 राउंड हैं, 4 राउंड है, सब राउंड्स की तैयारी होगी. यूईटी के दोनों राउंड्स की तैयारी होगी. अगर आप सिंध वाली साइड से बिलोंग करते हैं तो एनईडी मेहरान की तैयारी होगी, आईबीए की तैयारी है. अगर आप कैपिटल से बिलोंग इस्लामाबाद वाली साइड से करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है, फास्ट है, नस्ट है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, आईएसटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी. तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी आपको हमारे एक बैच में करवाई जाती है. 7,000 इसी नंबर पे आपको पे करना होता है, देन आप इनरोल हो जाते हो. अभी इस नंबर पे आप लोग अगर इनरोलमेंट चाहते हो, इस नंबर पे इजी पैसे जैज़ कैश बने होते हैं, इस नंबर पे आप लोग सेंड करके फिर इस नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं ना. तो अब कई बच्चों को अगर टाइमली रिप्लाई नहीं मिल रहा कि वो बैच में आना चाहते हैं, तो उसका ये सोल्यूशन है कि आप बच्चे ना इस नंबर पे पेमेंट सेंड करके ना उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए इस नंबर पे. तो आपका जो विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपको कम्युनिकेट कर लेती है, कांटेक्ट कर लेती है और आप हमारे बैच का हिस्सा बन जाते हो. जैसे बैच में आते हो आपको डेली लाइव क्लासेस का फीचर मिलता है और उसके बाद जो डेली की लाइव रिकॉर्डिंग्स है वो भी आपको मिलते हैं. तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बन जाइए. तमाम चीज़ें मैंने आपको बैच के बारे में बता दी. काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि लम्स के हवाले से कोई आपका बैच है, तो ये मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं.
बात करते हैं टेस्ट पैटर्न की। अब लम्स एल कैट के टेस्ट पैटर्न की बात की जाए तो मेजरली आपके पास दो सेक्शंस होंगे सब्जेक्ट वाइज, मैं सब्जेक्ट वाइज बात कर रहा हूँ। टोटल सेक्शंस 4 बनेंगे। अब दो सेक्शंस होंगे फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है, ये मैंने आगे लिख दिया हुआ है। जो दो सेक्शंस हैं वो इंग्लिश के भी होंगे और दो सेक्शन मैथ के भी होंगे, तो टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। मेजरली लम्स एल कैट कंसिस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, वन इज मैथ इंक्लूडिंग बेसिक टॉपिक्स एज वेल एडवांस टॉपिक्स, यानी क्वांटिटेटिव मैथ और एडवांस मैथ के टॉपिक्स आप लोगों के पेपर में आते हैं। और सेकंड पे आपके पास इंग्लिश आ जाते हैं, उसके भी दो सेक्शंस हैं, मैथ के जैसे दो सेक्शंस हैं, इसी तरह इंग्लिश के दो सेक्शंस हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके टोटल सेक्शंस तो 4 हैं। अब 4 सेक्शंस में से इंग्लिश यानी जिसको वर्बल रीजनिंग भी बोलेंगे उसके टोटल 50 एमसीक्यूज होंगे। Each section will contain 25 MCQs. As far as long you are concerned about mathematics, it consists of 20 MCQs per section. Overall, 40 MCQs will be there in your LUMS LCAT regarding your math portion. Total time is granted 180 minutes, that is equal to 3 hours. So, you are given with 3 hours and you have to solve 90 number of MCQs in particular limited time, that is of 3 hours. स्पेसिफिक टाइम आप लोगों का हर एक सेक्शन को होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको जनरली बता दूं तो लम्स एल कैट के अंदर आप लोगों के पास टोटल 4 सेक्शंस होंगे, 4 सेक्शंस होंगे। इन 4 सेक्शंस के अंदर आप लोगों के 2 सेक्शन किसके होंगे, 2 सेक्शन आप लोगों के पास इंग्लिश के होंगे और इसी तरह आप बच्चों के पास जो 2 सेक्शंस हैं वो मैथमेटिक्स के होंगे। रिमेंबर मैथमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एडवांस टॉपिक। उसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं और इसमें टोटल 3 आवर्स का टाइम आपके पास होता है और पेपर बेस्ड टेस्ट है आप लोगों का। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेबस में तो इंग्लिश का। इंग्लिश में आपके दो पोर्शन होंगे, एक इंग्लिश में आ जाएगा शॉर्ट पैसेज और एक आ जाएगा लॉन्ग पैसेज जिसको हम रीडिंग कंप्रीहेंशन कहते हैं। तो इंग्लिश के सिलेबस की बात की जाए यानी वर्बल रीजनिंग की बात की जाए तो हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है जिसमें वोकैबुलरी के आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वोकैबुलरी के आप लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर के होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन के होंगे, सेंटेंस करेक्शन के होंगे, टेंसेस के क्वेश्चंस होंगे, प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आपके पास सेकंड नंबर पे जो पोर्शन होगा, जो सेक्शन होगा, दैट इज अबाउट रीडिंग कंप्रीहेंशन, यानी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट आइडियाज इन अ पैसेज, रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट होंगे, उसके रिलेटेड डिटरमिनिंग द मेन आइडिया एंड पर्पस ऑफ टेक्स्ट, ग्राफ एंड डेटा के बारे में होंगे और एनोलॉजिकल जो रीजनिंग है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। राइटिंग में आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ है, इंटरप्रेटिंग ग्राफ एंड डेटा है, फॉर्मल वर्सेस कैजुअल लैंग्वेज, वर्ब टेंस एंड मूड, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, फिर मॉडिफायर प्लेसमेंट है, प्रोनाउन क्लैरिटी है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट है, पोजेसिव नाउन्स हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन एग्रीमेंट है, कन्वेंशनल एक्सप्रेशंस हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर है, लॉजिकल कंपैरिजन है, कॉमास हैं, सेमीकोलंस हैं, कॉलन्स हैं और फिर यूज़ ऑफ ऑल पंक्चुएशंस है और जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स है, लिंकिंग क्लॉजेज है, वो वाले आपके पास इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। अगर मैं आपको इस पूरे इंग्लिश के सिलेबस को ओवरव्यू करूँ तो आई विल जस्ट से कि आपके पास जो इंग्लिश का सेक्शन है, सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग देख लें कि इंग्लिश के इस सेक्शन के अंदर आप लोगों के पास टोटल 50 एमसीक्यूज होंगे, यानी 50 एमसीक्यूज विल बी देयर इन योर लम्स एल कैट रिगार्डिंग इंग्लिश सेक्शन। अब इंग्लिश के टोटल दो सेक्शन होंगे, एक वाला ये सेक्शन है और दूसरे वाला ये सेक्शन है, ठीक है, उसको 1 2 भी कह सकते हैं, A B B। अब ये जो पहले वाला सेक्शन होगा इसमें आपके पास वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस होंगे। जो बी वाला है इसमें आपके पास रीडिंग कंप्रीहेंशन होगी, रीडिंग कंप्रीहेंशन होगी। तो ये आपके पास इंग्लिश के दो सेक्शंस होंगे और आपके पास जो टोटल टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है। अब 180 मिनट्स को अगर आप डिवाइड करो हाफ पे तो 90 मिनट्स बनते हैं। तो 90 मिनट्स फॉर इंग्लिश पोर्शन एंड 90 मिनट्स फॉर मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स as long math is concerned, you have to must prepare your algebra topic. Algebra means linear equations and linear inequalities, linear relationships, graphing linear equations, system of linear inequalities, systems of linear equations. Advanced topic में आपके पास solving quadratic equations है, interpreting non-linear expressions हैं, quadratic और exponential word problems हैं, manipulating quadratic and exponential expressions, radical and rational exponents, rational equations, polynomials, polynomial factor and graphs,
graphing quadratic functions, graphing exponential functions, linear and quadratic system, structure in expression, isolating quantities, function notation, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस में रेशियो, रेट्स और प्रोपोर्शन, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। परसेंटेजेस टेबल, जो स्कैटर प्लॉट्स हैं, ग्राफ्स हैं, लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, डेट जो इंटरफेरेंस है, सेंटर स्प्रेड एंड शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा कलेक्शन है, ज्योमेट्री में आपके पास अलजेब्रा है, आर्क लेंथ है, वॉल्यूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो हमारे पास कंग्रुएंस एंड सिमिलैरिटीज हैं, सर्कल थ्योरम्स हैं, इक्वेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये आपके पास आ जाता है। आफ्टर दैट डिस्कसिंग द कंप्लीट सिलेबस ऑफ लम्स एलकैट, यहाँ पे से आई विल हाईली रिकमेंड यू पीपल के मस्ट प्रिपेयर योर मैथ एज वेल वर्बल रीजनिंग कंप्लीट टॉपिक्स। यानी अगर आप लम्स एलकैट को अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे तमाम टॉपिक्स को पढ़ के जाएं, यानी किसी चीज़ को भी स्किप ना करके जाएं। यू नेवर नो व्हाट्स देयर इन योर पेपर, लाजमी तौर पे कंप्लीट प्रिपरेशंस करके जाएंगे। यू विल बी वेरी श्योर अबाउट ईच एमसीक्यूज। अगर आप किसी टॉपिक को स्किप करके जाएं, यू नेवर नो कि आपके पेपर में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो आप जो चीज़ छोड़ के जा रहे हो वही चीज़ आपके पेपर में आई होगी, उधर से 3-4 एमसीक्यूज हैं। तो इस तरह करते करते बच्चे के 10-15-20 एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। तो एक एक टॉपिक के बारे में यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट ईच टॉपिक्स, जो इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ के जाना आप लोगों ने। अब पढ़ना कैसे है, कई टॉपिक्स, कई चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पे ही अभी कवर करवाने वाला हूँ, और बाकी मैं आप लोगों को लम्स एलकैट के पास पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ विद सॉल्यूशंस, जो कि आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगे। अब व्हाट्सएप चैनल किधर मिलेगा, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आप जाके उस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लें, ठीक है, और ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आता रहेगा, और जितने भी लम्स के बारे में अपडेट्स होंगे, और उधर ही आपको ये हमारे तमाम नोट्स मिलेंगे पास पेपर के। इधर से पढ़ के जाना है और लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को भी पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर करना है। ये ऊपर दिए गए नंबर पे अभी कांटेक्ट करके इसको सेव कर सकते हो, इसको सेव कर लें, और अपने मार्क्स को भी शेयर करना है। और अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लम्स एलकैट कितने प्रोग्राम्स को कवर करने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, लम्स एलकैट एक सलमान दाऊद स्कूल होता है बिजनेस का लम्स के अंदर। तो यहाँ पे बल्कि स्कूल के नाम आपको क्या बताने, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। जब अब इंशाल्लाह आप लम्स के अंदर एडमिशन लेंगे तो आपको तमाम स्कूल्स के बारे में, उसके पास जिस तरह नस्ट है, जिस तरह आपके पास IBA, उस तरह लम्स के अंदर भी ना स्कूल और डिपार्टमेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बिजनेस स्कूल है वो आपको BSc ऑनर्स प्रोवाइड करता है, एक प्रोग्राम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BSc ऑनर्स मैनेजमेंट साइंस के अंदर भी, ठीक है, BSc ऑनर्स अकाउंटिंग फाइनेंस में भी और BSc मैनेजमेंट साइंस के अंदर भी। ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के अगर फील्ड में जाना चाहते हैं तो BA आपके पास है। इकोनॉमिक्स के अंदर BSc ऑनर्स हैं इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है और साइकोलॉजी है, और BA ऑनर्स हैं कंपैरेटिव लिटरेचर है, और जो क्रिएटिव आर्ट्स है CLC है, उसके आप लोगों को ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। BS के भी हैं और BSc के भी हैं। लॉ के लिए जो BA LLB है आपको लम्स ऑफर करता है, ठीक है। अगर आप LCAT को क्लियर करते हैं तो ये उसके आपको मैं सारे के सारे डिपार्टमेंट बता रहा हूँ जो लम्स LCAT के साथ एसोसिएटेड है। यानी इन डिपार्टमेंट में जाने के लिए यू मस्ट हैव टू क्लियर लम्स LCAT। अब यहाँ पे जो लम्स LCAT है ये SAT की तरह का, SAT की तरह का टेस्ट है, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव है। कई बच्चों को SAT का टेस्ट सही लगता है, उसको क्लियर कर ले, अगर वो नहीं है तो लम्स LCAT आपके लिए मैंडेटरी है। अच्छा जी, साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर BS ऑनर्स में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो आपको हाईली रिकमेंडेड है लम्स के अंदर ये दो फील्ड आई विल हाईली रिकमेंड। एक तो लम्स में अगर कोई बच्चे जाते हैं ना तो वो बिजनेस के लिए जाते हैं, बिजनेस स्टडीज के लिए, ठीक है। अगर आप लम्स में बिजनेस स्टडीज के लिए जा रहे हैं, मैं कहता हूँ लम्स के ये बिजनेस स्टडीज को कोई भी यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड मीट नहीं करता जो लम्स का है। पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी यहाँ से आप ये करते हैं ना, BS ऑनर्स अकाउंटिंग और फाइनेंस करते हैं, उसके बाद MBA करते हैं, तो मैं कहता हूँ ये हाईली रिकमेंडेड है आपको, ठीक है। लम्स से अगर आप लोग MBA करते हैं आगे फ्यूचर में, या इधर से आप BS अकाउंटिंग और फाइनेंस कर रहे हैं, BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं, तो ये हाईली रिकमेंडेड है। सेकंड पे जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है BS कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी लम्स से जो बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, ये तीन फील्ड मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। यानी लम्स से लॉ को 4 नंबर में मैं काउंट करूँगा। पहले नंबर पे बिजनेस स्टडीज़ के लिए लम्स
नो कंपैरिजन ऑफ लम्स विद अदर यूनिवर्सिटी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस हाईली रिकमेंडेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी। तो सर क्या बाकियों को छोड़ दें? मेरी बात का ये मतलब नहीं, मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को कि आप बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर लॉ का टेस्ट, लॉ है, इसको कर ले, और बाकी फील्ड बेहतरीन फील्ड्स हैं। तो ये बैच का मैंने आपको बताया है, अगर आप लम्स एलकैट की तैयारी करना चाहते हो, यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर बैच। इस बैच में आप लोग आने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अब करते हैं मैथ के जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जिनमें से पूछे जाते हैं, इंग्लिश की कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये का मटीरियल है, ये क्या है? लम्स एलकैट 2026 प्रिपरेशंस, लम्स एलकैट पास्ट पेपर्स डिजाइन बाय पास्ट एजुकेशन सिस्टम। ये सारे के सारे इंग्लिश के पास पेपर्स हैं। ये आपको क्या नजर आ रहे हैं? विदाउट सॉल्यूशन। आपको दो फाइल नजर आएंगी, एक आपको नजर आएगा विदाउट सॉल्यूशन ताकि बच्चा खुद प्रैक्टिस करे, और एक आपको नजर आएगा विद सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर ही सॉल्यूशन ऐड नहीं किया ताकि बच्चा ये नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट सॉल्यूशन देखा, उसकी क्रिएटिविटी नहीं पैदा होगी। तो आप बच्चों ने करना क्या है, ये आप लोगों को फाइल नजर आएगी इंग्लिश की, इसके साथ ही एक आपको सॉल्यूशन वाली भी नजर आएगी। इसी तरह आपको मैथ के पास पेपर मिलेंगे हमारे चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। ये मैथ के वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो लम्स एलकैट के अंदर पास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। ये सारे के सारे इंग्लिश के पास पेपर्स और ये मैथ के पास पेपर्स आपको मिलेंगे पास्ट एजुकेशन सिस्टम के व्हाट्सएप चैनल पे। इंग्लिश की भी 2 फाइल्स मिलेंगी, एक विदाउट सॉल्यूशन और एक विद सॉल्यूशन। को पास्ट एजुकेशन सिस्टम के व्हाट्सएप चैनल पे फाइल्स मिलेंगी ये पास पेपर्स की। जैसे एक आपको मिलेगी, लिंक मिलेगा, एक आपको वो ड्राइव का लिंक होगा जिस पे ये पास पेपर्स पड़े होंगे, एक आपको लिंक मिलेगा इंग्लिश का। जब उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास 2 फाइल्स आएंगी, एक पूरी पीडीएफ आएगी विदाउट सॉल्यूशन और एक पूरी पीडीएफ आएगी विद सॉल्यूशन। इस तरह जो दूसरा लिंक ओपन करेंगे तो वो मैथ का होगा। मैथ के अंदर भी आपको 2 फाइल्स नजर आएंगी, एक विदाउट सॉल्यूशन और एक विद सॉल्यूशन। पहले आप बच्चों ने ये ट्राई करनी है कि आप विदाउट सॉल्यूशन ही इंग्लिश को भी सॉल्व करें और मैथ को भी करें। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे उनका आप लोगों ने सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन वाली पीडीएफ पे दोनों पीडीएफ मौजूद होंगी, इंग्लिश की भी सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन, और मैथ की भी सॉल्यूशन वाली भी और विदाउट सॉल्यूशन भी। अभी जाएं पास एजुकेशन सिस्टम व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लें और वहां पे जाके आप इन तमाम पास पेपर को अभी करना शुरू कर दें। आज आपके पास सिर्फ 1-2 दिन ही तो बचे हुए लम्स एलकैट के लिए, तो लाजमी तौर पे इनको करना शुरू कर दें। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स हैव अ स्टार्ट टू आवर सम टॉपिक्स रिगार्डिंग योर इंग्लिश एंड मैथ, उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। Dear students, let's have a start to some topics regarding your math preparations and English preparations for LUMS LCAT 2026। यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर तो स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो पास एजुकेशन सिस्टम का बैच का हिस्सा बन जाए, लेकिन अगर बैच का हिस्सा नहीं भी है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैथ के अंदर आप लोगों का एक टॉपिक आ जाता है परसेंटेजेस का। तो सबसे पहले आप लोग इसको देख लें कि परसेंटेजेस के अंदर हम लोगों ने कैसे चीज़ों को कवर अप करना है। यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम परसेंटेजेस वाले टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो परसेंटेजेस के रिलेटेड यहाँ पे देखें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। परसेंटेजेस में देखो, परसेंटेजेस में जो पर होता है ना, इसका मतलब होता है आउट ऑफ, पर का मतलब होता है आउट ऑफ। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है सेंचुरी यानी 100। तो कहीं पे भी परसेंट लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे 1/100 लिखना है। यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखो। नंबर 1, अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन से किस में जाना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई विद 100 करना है। सेकंड पे याद रखो, जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, विदाउट फ्रैक्शन में ये नहीं जाना, परसेंटेज से विदाउट परसेंटेज में जाना है, तो आपने डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। ये याद रखो, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100 कब करना है? जब परसेंटेज में हम जा रहे हैं, और जब परसेंटेज से हट रहे हैं यानी फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो फिर मल्टीप्लाई बाई 1/100 करना है। तो ये तमाम चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है। ये परसेंटेज का सिंपल सा रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि 2% का मतलब क्या होगा? सो सिंपल, यू विल से 2/100। मैं आपसे बोलूँगा x% का मतलब क्या होगा? आप बोलेंगे x/100। तो सबसे पहली चीज़ इसको याद रखना है। उसके बाद याद रखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी अगर आपसे मैं कहता हूं प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है? प्रॉफिट परसेंट के 2 स्टेप होंगे। नंबर 1 स्टेप होगा प्रॉफिट को कैलकुलेट करना।
अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगी, याद रखो जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है तो ये प्रॉफिट आ जाती है। फिर जितनी भी प्रॉफिट आई है उसको आप लोगों ने देखना है कि ये जो प्रॉफिट आई है ये बेसिकली किस पे आई थी, ओरिजिनल प्राइस इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास ये प्रॉफिट परसेंट आ जाता है, ये आपके पास प्रॉफिट परसेंट। इसी तरह लॉस परसेंट के लिए कॉस्ट प्राइस पहले आएगी, लॉस कॉस्ट प्राइस पहले आ गई, फिर सेलिंग प्राइस, तो ये लॉस आ गया। अब लॉस किस पे आया, इस एक्चुअल पे जो कॉस्ट हमने ली थी इस पे लॉस आया, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, इसको याद रखना है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है परसेंटेज के रिलेटेड ये तमाम चीज़ें होंगी। रेशियो और फ्रैक्शन के बारे में याद रखो, जैसे पेपर में पूछा जाता है 2/3 ग्रेटर होगा या 4/5 ग्रेटर होगा, तो नॉर्मली बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। जैसे 4 को 3 से करवाया तो 12, फिर 2 को 5 से करवाया तो 10, बड़ा कौन है 12, तो 12 बड़ा है तो इसका मतलब है 4/5 भी बड़ा होगा। इस चीज़ का एक प्रूव इधर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से 7/9 बड़ा होगा या 10/11 बड़ा होगा, बच्चे कंफ्यूज हो गए, नहीं समझ आई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 को 9 से करो, ऊपर से शुरू किया तो आंसर भी इधर ही लिखना है, 10 9 90, फिर 11 को 7 से करोगे तो 77, तो बड़ा 90 होता है, ये 77, 90 बड़ा है 77 से, और ये 90 किस साइड पे लिखा हुआ है 10/11, सो 10/11 इज ग्रेटर। तो ये पेपर में पूछा जाता है आप लोगों के कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रख लेना। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो लम्ज एल कैट के हवाले से आप लोगों के जो पेपर में लम्ज एल कैट के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि अभी आप लोगों का 15 फेब को होने जा रहा है। इसमें हम बात करेंगे तो आप लोगों के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड आ जाते हैं। तो सबसे पहले आओ जरा आप ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ों को देख लें। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री, तो यानी बेसिकली ये हमारे पास होती है मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। इसमें हमारे पास जो बेसिक 6 फंक्शंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इनके अंदर हमारे पास साइन आ जाता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन की को रेशो क्या होती है, या रेसिप्रोकल में देख लो, साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसेकेंड। इस तरह फिर कॉस आ जाता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड। फिर टेंजेंट आ जाता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट। तो ये सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने याद रख ली, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब इनकी एक मज़े की चीज़ आप लोगों को बताऊं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना साइन इनवर्स 30 डिग्री, ठीक है, वैसे रेडियन में लिखा होता नॉर्मली, अगले स्टेप में रेडियन में लिखूंगा, प्लस कोसाइन इनवर्स 60 डिग्री, तो ये इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, है ना, साइन इनवर्स 30 डिग्री कोसाइन इनवर्स 60 डिग्री। तो एक चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे आप लोगों ने ये नोटिस करना है कि आप लोगों के पास ये इन एंगल का सम कितना बन रहा है। तो 30 + 60 हमारे पास कितना होता है, 90 होता है। तो अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर ये सारा जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास है ना, दैट विल बी इक्वल टू π/2, यानी कि किसके इक्वल होंगे, ये 90 के इक्वल होंगे। नहीं समझ आई, दोबारा देखो, अगर कहीं पे आप लोगों के पास लिख रखा है tan ऑफ, फॉर एग्जांपल tan ऑफ 50 डिग्री, tan इनवर्स 50 डिग्री प्लस कॉट इनवर्स 40 डिग्री, ठीक है, आपके पास ये लिखा हुआ, तो आपने सिंपल ये देखना, दोनों इनवर्स फंक्शन है, पहली चीज दोनों इनवर्स फंक्शन है, बिल्कुल इनवर्स है, टिक लगा दी। दूसरे नंबर पे दोनों ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल दोनों ऐड ही हो रहे हैं, टिक लगा दी। थर्ड नंबर पे एंगल सम 90 होना चाहिए, एंगल्स सम विल बी 90। अगर ये हो जाए तो फिर क्या लिख देना है, इक्वल टू π/2 लिख देना है। तो सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं ना, सारी कंडीशंस को चेक करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे इनवर्स हैं, बिल्कुल इनवर्स हैं। क्या 50 और 40 90 होता है, बिल्कुल 90 होता है। क्या ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल ऐड हो रहे हैं। तो ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, π/2 के इक्वल आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये सारे का सारा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट ऑल विल बी इक्वल टू π/2। 100% क्लियर हुआ, ये नहीं हुआ, 100% क्लियर हुआ है। और देखते हैं ये क्लियर है, ओके। उसके बाद भैया हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 70 डिग्री विल बी इक्वल टू, ऑप्शन है कोसाइन ऑफ 70 डिग्री, बी ऑप्शन कोसाइन ऑफ 30 डिग्री, सी ऑप्शन कोसाइन ऑफ 20 डिग्री, डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ओके, तो किसको चूज करेंगे, ठीक है, याद रखें अगर साइन ऑफ 70 डिग्री है ना, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, मुझे इसका आंसर करें, आपको सारी समझ आ जाएगी। साइन ऑफ 30 किसके इक्वल होता है, सर ये तो 1/2 होता है। अच्छा मुझे बताओ कॉज ऑफ 60 किसके इक्वल होता है,
ये भी 1/2 होता है। तो समझ आई कि साइन ऑफ 30 को साइन ऑफ 60 के इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन ऑफ 30 इक्वल टू को साइन ऑफ 60 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/2 है। तो याद रखो अगर हमारे पास कहीं पे भी एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा हो तो उन दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम होती है। कंडीशन ये है कि दोनों फंक्शंस आपस में को रेशो होने चाहिए। तो चेक कर लो, साइन की को रेशो कोसाइन होती है। देखो ना ये पूरा क्या लिखा जाता है, एक्चुअली इसको ऐसे पढ़ा करो, इसको पढ़ा करो साइन, इसको पढ़ा करो कोसाइन, ठीक है। तो ये दोनों आपस में को रेशियोज है ना, साइन की कोसाइन, कोसाइन की साइन, ऐसे साइन की को रेशो कोसाइन होती है। गॉट इट? ओके जी। तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि साइन ऑफ 70 डिग्री, तो देख लो साइन ऑफ 70 कोसाइन ऑफ 20 के इक्वल होगा। कोसाइन ऑफ 20 हमारे पास ये था तो इसके इक्वल होगा। क्यों भाई इस तरह हमने क्यों लिखा? क्योंकि साइन और कोसाइन को रेशो हैं और 70 और 20 90 बनता है, तो ये वैल्यू सेम है। अब आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि tan ऑफ 35 डिग्रीज किसके इक्वल होगा। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो क्या ये tan ऑफ 65 डिग्री के इक्वल होगा? बी ऑप्शन। क्या cot ऑफ 65 डिग्री के इक्वल होगा? सी ऑप्शन। क्या सीकंड 65 डिग्री के इक्वल होगा? या डेल्टा ऑप्शन, क्या ये साइन ऑफ 65 डिग्री की इक्वल होगा? सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आप बोलेंगे सर इसमें अब क्या ही हम बताएं, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि tan की को रेशो क्या होती है? tan की को रेशो होती है कोटैन, यानी कि कोटेंजेंट, यानी tan और कोटैन। समझ आ रही है? टेंजेंट और कोटेंजेंट ये को रेशो है ना, tan की को रेशो कॉट होती है, tan की को रेशो कॉट होती है। तो tan 35 कॉट के समथिंग इक्वल होगा। अब 35 में क्या ऐड करें? 65 अगर ऐड करें तो ये हमारे पास कितना बचेगा? ये 100, ओके 55 होना चाहिए था। यहाँ पे सारी वैल्यूज में 55 होना चाहिए था, माय मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने 55 ऐड कर लिया, 55। गॉट इट? ओके, तो आप लोगों को जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 35 में 55 अगर हम ऐड करेंगे तो वो 90 बनेगा। लेकिन वो 55 किसका होना चाहिए? tan की को रेशो का। tan की को रेशो क्या होती है? कॉट होती है। और कॉट कहीं पे दिख रहा है? यस, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, इसके दमदार प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे मुझे बताते जाएंगे। नंबर 1, इफ आई से सीकंड ऑफ 40 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे बताना है। उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कोसिकेंट ऑफ 15 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है साइन ऑफ 35 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट। उसके बाद लास्ट पे बताना है कॉट ऑफ 45 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सीकंट की को रेशो क्या बनेगी? कोसिकंट। सीकंट की को रेशो कोसिकंट, और ये 50 डिग्री के इक्वल। कोसिकंट ऑफ 15, कोसिकंट फिर सीकंट के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? 75 डिग्री। 75 करेंगे तभी तो ये बनेगा ना, 75 ऐड करेंगे तभी तो ये बनेगा 90। गॉट इट? और साइन ऑफ 35 कोसाइन यानी कॉज, क्या ऐड करेंगे? 55 डिग्रीज। कॉट 45 इक्वल होता है tan 45 और 1 के इक्वल ही होते हैं। गॉट इट? 100% क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? तमाम चीज़ें 100% क्लियर हुई हैं, सारे बच्चों को सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, मेरे ख्याल में अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बता भी देता हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एंगल सेम होना चाहिए। मुझे ये बताओ, साइन x प्लस 1 अपॉन में 2 होल स्क्वायर प्लस कॉस x प्लस 1 अपॉन में 2 होल स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम है तो ये सारी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। गॉट इट? ओके जी, ये क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप अब आप लोगों को काफ़ी हद तक ये तमाम टॉपिक्स इसके क्लियर हो चुके हुए हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, रेशियो है, परसेंटेजेस है, फ्रैक्शन के रिलेटेड आपको चीज़ें बता दी हैं। अब पॉइंट में मल्टीप्लाई करना देख लो, क्योंकि कैलकुलेटर आप लोगों के लम्स एलकेट में अलाउ नहीं होते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1.25 मल्टीप्लाई विद पॉइंट 2, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल सा तरीका, पॉइंट को इग्नोर कर दो, पॉइंट को इग्नोर कर दो। तो एक वक्त के लिए पॉइंट को इग्नोर करो। 2 5 10, 0 टेकन 1, 2 2 4 5 2 1 2,
फिर क्रॉस यहाँ पे 0 0 0, तो ये बन गया 0 2 5 0। वैसे इधर से शुरू करना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने अब ये काउंट करना है कि इसके पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं, इसके पॉइंट के बाद 2 आ रहे हैं, इसके पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, तो टोटल कितने, 2 और 1 3, तो पॉइंट के बाद 3 आने चाहिए, तो पॉइंट के बाद 3 यही बनते हैं 0.250। तो राइट आंसर विल बी व्हाट, 0.250 इसकी मल्टीप्लीकेशन। सो दैट इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई इन फ्रैक्शन डिजिट्स के। फ्रैक्शन में जो डिजिट्स होंगे उनको आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। तो ये मैथ के रिलेटेड आप लोगों के पास कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया, एडवांस में तमाम चीज़ों को करके जाना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्राफ के रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पे, ओके जी। अब एक ग्राफ हम यहाँ पे बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इसका ये वाला। अब यहाँ पे साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे है, यानी साइन 0 पे 0 है, साइन 0 पे 0 है और साइन 90 पे 1 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ, यानी साइन 0 पे भी 0 है और साइन 90 पे 1 है, साइन 180 पे भी 0 होता है, 270 पे -1 और 360 पे 0। बच्चे कहते हैं टेबल नहीं याद होता। भाई टेबल कैसे नहीं याद होता है, साइन फंक्शन का ग्राफ देख लो, सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर है। कैसे, देखो ना, साइन 0 पे 0 है तो यहाँ पे 0 है ना, तो साइन 0 पे 0, यहाँ पे 90 होता है तो साइन 90 पे कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 180 है तो साइन 180 ये लाइन पे आया पड़ा तो 0 होगा। यहाँ पे 270 है, साइन ऑफ 270 पे कितना होगा, -1, ये -1 नहीं होता है ना। और साइन ऑफ 360 पे कितना होगा, 0 होगा। गॉट इट, ओके जी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे करते हैं, किधर गया, यहाँ पे हमारा भैया इधर हमारा गया, ये टूल्स में गए, ज्योमेट्रिक टूल्स में गए, लाइन में गए, तो ये हमारा अगर ग्राफ आ जाए कोसाइन फंक्शन का, तो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, इधर से शुरू होगा, इधर से, ठीक है। ये पूरा कोसाइन फंक्शन चेक करो, कोसाइन फंक्शन के काम चेक करो कि वो 0 पे 1 गया हुआ है, कोसाइन 0 पे 1, और कोसाइन यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, देखो कोसाइन 0 पे 1 और यहाँ पे कोसाइन 90 पे 0 है, यहाँ पे कोसाइन 0 पे 1 और कोसाइन 90 पे 1, और यहाँ पे 90 के बाद 180, तो कॉज ऑफ 180 पे -1, कॉज ऑफ 180 पे -1, यहाँ पे कॉज 270 पे 0, 270 पे 0, और फिर कॉज ऑफ 360 पे भी 1। गॉट इट। तो ये सारी फंक्शंस की वैल्यूज़ को भी आप लोगों ने याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर लम्स कैलकुलेट 15 फेब को हो उसको देने जा रहे हो तो बेहतरीन ऑप्शन है ये वाला पूरा का पूरा लेक्चर। अगर स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर लो। अभी हम चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। लेट्स हैव अ वंडरफुल स्टार्ट। आई एम तैमूर हसन, योर मैथ टीचर फॉर दिस लेक्चर। If kx minus 4 is going to be equal, बल्कि it is equal, okay, k minus 1 into x, which of the following must be true? okay जी, तो kx minus 4 equal to ये है, which of the following must be true। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में देखा तो मेरे पास k की वैल्यू नहीं गिवन है, मेरे पास x की निकली हुई है। तो कहीं पे मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये k से कैंसिल हो जाए। अभी माइंड में आ रहा है कि अगर मैं x को मल्टीप्लाई करा दूं तो ये kx इससे कैंसिल हो सकता है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ सकती है कि नहीं है। इधर ही क्वेश्चन को पकड़ लो, इधर ही देख लो। कहीं पे अगर मैं k और x को मल्टीप्लाई करा दूं, k से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास x की वैल्यू आ सकती है कुछ इस तरह से। चेक कीजिएगा यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बेसिक लेवल का मेरे भाइयों मेरी बहना, बहुत ही बेसिक लेवल का। kx माइनस 4 इक्वल टू, x को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो kx माइनस x आ गया। अब आपको पता ही है कि x ये इधर आएगा तो माइनस का kx ऐसे ही है। ओके, अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, ये -4 ऑलरेडी मौजूद है और इधर क्या बच गया, अब इधर माइनस का x। मैंने सिंपल इसको उठा के, ये जो kx हमारे पास इधर पड़ा था इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। फायदा क्या मिला, ये इससे उड़ गया, कैंसिल हो गया। अब 4 को उधर भेजो, x को इधर भेजो, तो x विल बी इक्वल टू 4। सही से ही बताएं x की वैल्यू वाकई ही में 4 आ रही है या नहीं आ रही है, बता दो मुझे, ऑप्शन में बता दो। अब सोचने वाली इसमें क्या बात है, x की वैल्यू 4 कहाँ पे आ रही है, x की वैल्यू डेल्टा ऑप्शन के अंदर 4 आ रही है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? एक दफा ध्यान से देख लो क्या किया।
x को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, इक्वल टू के इधर था उधर भेज के कैंसिल करवा दिया, -4 इधर आके +4 माइनस का x उधर चल के प्लस का x हो गया। ओके, अब हम चलते हैं जनाब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है if c plus d is equal to 12 and c square minus d square equal to 48 then c minus d किसके इक्वल होगा। अब भाई c minus d तो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है जो हमने फाइंड आउट करना है, तो क्यों ना मैं आपको एक मजे की बात बता देता हूँ, दमदार बात है, सुनिएगा। अगर मैं ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, ये मेरे पास जो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, भैया मैं इसके साथ बड़ा सीरियस हूँ। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। कैसे? मैं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 48 है ना, अब मेरे माइंड में आ रहा है मुझे निकालना तो सी माइनस डी है, तो क्यों ना सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 48 के इक्वल, तो मैंने इसको 48 के इक्वल लिख लिया। अब मजे की बात है c प्लस डी भी दिया, उठा के पुट कर लो, इसमें मसले वाली तो बात ही नहीं है। c माइनस डी विल बी इक्वल टू 48। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे हमारे पास जो ये बन गया c माइनस डी, ये 48 इधर ही था और 12 इस पे आके डिवाइड हो गया, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36, 4 ज़ा 48, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो देख लो कहीं पे 4 ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है, देखो शाबाश सारे बच्चे देखो, कहीं पे 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, अल्फा ऑप्शन में मौजूद है, तो उठा के टिक लगा दो ना, इस पे टिक लगा दीजिए। तो ये मैंने उठा के 4 को लॉक कर दिया, बस खत्म। क्वेश्चन का दोबारा फ्लेवर लेंगे जी, दोबारा फ्लेवर देखेंगे। c प्लस डी वॉज इक्वल टू 12, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 48, देन c माइनस डी किसके इक्वल होगा, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 48 है, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया a प्लस बी ए माइनस बी में। ओके, उसके बाद हमारे पास से सी प्लस डी की वैल्यू 12 थी, इधर पुट की, सी माइनस डी इधर रहा, 12 इधर चल के डिवाइड हो गया, एंड वी गॉट द आंसर 4 दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 2a प्लस बी अपॉन में a प्लस 4b इक्वल टू 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन में a प्लस 2b। कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि इसकी हालत ऐसी बना दो, ठीक है, ये गलती कभी भी नहीं करनी। अब बच्चों के माइंड में आता है 2a प्लस बी है ना, ऊपर a प्लस बी चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से अगर मैं इस पूरे को 2 पे डिवाइड कर देता हूँ तो फिर क्या ये बनेगा, यानी ऊपर भी 2 से डिवाइड करो, तो वो अगर ऊपर 2 से डिवाइड करोगे तो वो 2a तो बन गया, लेकिन b जो है वो b/2 बन गया, ठीक है ना। तो ये एक मसला बना ना, तो ये गलती कभी नहीं करनी। इसका बेहतरीन तरीका होता है, इधर से a की वैल्यू निकालो या b की निकालो, a की निकालो या b की उठा के इसमें पुट कर दो। हमें इस पूरे की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर से a निकालूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू चाहिए ना मेरे भाई, नोट करो, मुझे इस पूरे की वैल्यू चाहिए, बस इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे की वैल्यू क्या है, तो इसमें a भी है b भी है, तो क्यों ना अगर मैं a की वैल्यू पुट करूं और b से कुछ कैंसिल होकर कुछ वैल्यू बन सकती है, आओ जरा देखते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैं अगर a को सेपरेट कर लूं तो 2a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई होके 3a बना, बिल्कुल बना, 3 इससे मल्टीप्लाई होके 12b बन गया, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे a चाहिए तो 2a इक्वल टू, ये b उधर भेज दो, या आप एक और काम कर लो, मज़ेदार चीज़ है। देखो ये 3a है ना और ये 12b है, अब यहाँ पे तो 3a है, ये 2a इधर आके माइनस का 2a हो गया, इधर b मौजूद था, ये प्लस का b इधर आके माइनस का 12b हो गया, तो भैया 3a माइनस 2a बचा और ये बन गया माइनस 11b। तो क्या आप बच्चों के पास a की वैल्यू माइनस 11b आई, उठा के इसमें पुट कर दीजिए, शाबाश, उठा के इसमें पुट कर दीजिए। अब ये देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस 11b प्लस बी आ गया, आगे प्लस बी, मैंने a की जगह पे ना ये उसकी वैल्यू माइनस 11b पुट कर दी, डिवाइडेड बाई, अब नीचे भी a की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस 11b प्लस 2b। ओके, अब देखो शाबाश मेरे भैया बहना, ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया माइनस 10b, नीचे बन गया माइनस 9b, b से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो बन गया 10/9। तो देख लो 10/9 कहीं पे लिखा हुआ है तो उठा के उसको टिक कर लो, 10/9 तो डेल्टा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
क्लियर हुआ है क्वेश्चन या नहीं हुआ, दोबारा देख लो। 2a plus b upon में a plus 4b is equal to 3, then find out the value of a plus b upon में a plus 2b। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने भैया यहाँ से उठाया, a को सेपरेट कर दिया, a की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, इस पूरे की वैल्यू अब 10/9 आई जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है, सी ऑप्शन में, नॉट डेल्टा ऑप्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ ब्रिक स्टेयरकेस हैज अ टोटल ऑफ 40 स्टेप्स, टोटल 40 स्टेप्स हैं। ओके, टॉप पे जो स्टेप है वो 40 का है। ओके, यहाँ पे यानी जो स्टेप्स हमारे पास हैं वो टोटल 40 हैं, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरे पास जो n की वैल्यू है वो मेरे पास ये 40 है। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मेरे पास n की जो वैल्यू है वो मेरे पास 40 है? तो क्यों ना आसानी के लिए देखो ना, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं सिंपल कह देता हूँ कि 40 स्टेप्स हैं, इसका मतलब है n मेरे पास 40 है। द बॉटम स्टेप रिक्वायर्स 88 ब्रिक्स, जो बॉटम का स्टेप है ना उसको 88 ब्रिक्स चाहिए हैं। ओके, each successive step requires 2 less brick than the prior step, यानी कि जो हर स्टेप है ना वो 2 लेस है, यानी कि 2 लेस है आगे वाले से, ये तो कॉमन डिफरेंस होता है। each successive step requires 2 less bricks than the prior step। इसको देखो, each successive step यानी हर आगे आने वाला स्टेप है वो क्या है, 2 less bricks than the prior step, वो आगे वाले से दो ब्रिक्स पीछे है, यानी एक ये स्टेप है दूसरा ये है, तो ये जो आगे वाला स्टेप है ना ये 2 ब्रिक आगे है इससे। मेरी बात समझ आई है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 2 का, मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 2 का। तो यहाँ पे हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू टॉप द स्टेप, कितने ब्रिक्स चाहिए हैं हमें उसको टॉप स्टेप तक जाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास बनेगा एपी, और एपी के अंदर हमारे पास क्या होता है, जनरल टर्म निकालने का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो भैया यहाँ पे देख लो कि जनरल टर्म हमने निकालनी है। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी गिवन है, द बॉटम स्टेप रिक्वायर्स 88 ब्रिक्स, तो बॉटम पे यानी फर्स्ट वाले पे कितने चाहिए हैं, वो 88 है, तो 88 प्लस इंटू एन माइनस वन, ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी यहाँ पे 40 स्टेप्स हैं तो 40 माइनस वन कितना हो गया, 39। अब यहाँ पे देखो डी, अब डी चेक करो, वो कह रहा है कि ई सक्सेसिव स्टेप रिक्वायर्स 2 लेस ब्रिक, अगर तो देन द प्रायर स्टेप, यानी आगे वाला स्टेप है वो 2 लेस ब्रिक पे कॉन्सिस्ट है, तो डी की वैल्यू 2 है लेकिन 2 लेस ब्रिक्स आ रहे हैं ना, लेस ब्रिक्स, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, -2। गॉट इट? तो यहाँ पे -2 इंटू 39 करोगे दैट विल बी 78, तो 88 माइनस 78, द आंसर विल बी 10। देख लो आंसर कहीं पे 10 लिखा हुआ है, यस दैट इज रिटन इन डेल्टा ऑप्शन, दैट इज रिटन इन डेल्टा ऑप्शन। दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे। अब ब्रिक स्टेयरकेस हैज अ टोटल ऑफ 40 स्टेप्स, टोटल उसके n की वैल्यू, स्टेप्स को n काउंट करो, n हमारे पास कितना आ गया, n हमारे पास 40 आ गया। फिर कह रहा था बॉटम स्टेप रिक्वायर्स 88 ब्रिक्स, यानी बॉटम तब बनेगा जब 88 ब्रिक्स वहां पे लगेंगे, यानी फर्स्ट A1 जो पहली आपकी बेस, जो पहला स्टेप है, बॉटम स्टेप, स्टेप्स नहीं आया स्टेप, यानी जो पहला स्टेप है उस पे 88 ब्रिक्स लगेंगी, तो मैंने A1 की जगह 88 लिख दिया। फिर कह रहा है ईच सक्सेसिव स्टेप रिक्वायर्स 2 लेस ब्रिक्स देन द प्रायर स्टेप्स, यानी जो पीछे वाला है वो 2 ब्रिक कम है, तो मतलब A की वैल्यू -2 है, या अगर ये आता ना कि आगे वाला 2 ब्रिक्स को ऐड करने से आता तो +2 ऐड करना था। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द टॉप स्टेप, तो वो हमने निकाल ली जनरल टर्म, ए एन इक्वल टू 88 पुट किया, n-1 इंटू डी किया, दैट विल बी 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ 5% ऑफ विच इज 10। इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका कार है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5%। अब व्हाट इज द नंबर मतलब x, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, ऑफ 5%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5% की जगह पे 100 आ गया, ऑफ विच इज, अब वो कितना है, इसकी जगह इक्वालिटी आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब यहां से हमारे पास 5x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 10 आ गया, इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 1000, तो 5x विल बी इक्वल टू 1000 और x की वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई 5, एज यू नो वेरी वेल 5 2s are 10 और आगे 2 0 आ गई, सो राइट ऑप्शन विल बी 200। कहीं पे लिख रखा है 200, देखो
कहीं पे 200 लिख रखा है, आपको नजर आ रहा है बी ऑप्शन, यहाँ पे लिख रखा है जी। क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5%, व्हाट इज द नंबर मतलब एक्स वो नंबर है, ऑफ मल्टीप्लाई 5, जहाँ पे परसेंट हो वहाँ पे 1/100 लगाते हैं, विच इज इक्वल टू 10 आ गया, और यहाँ से मैंने सिंपल इज दैट एक्स को साइड पे कर लिया, दैट इज इक्वल टू 200। ओके, उसके बाद मेरे भैया मेरी बहना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट परसेंट। इस क्वेश्चन को हल करने का एक ही तरीका हमारे पास आ गया, क्या आ गया जी, ऊपर ऐड कर लें, 0.25 प्लस 0.15 इक्वल टू 0.40। ओके, नीचे आ गया 0.50, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गई, 4 डिवाइडेड बाई 5 तो बन गया पॉइंट, पॉइंट जब लगा तो 0 4 के साथ लगी तो 45, 8 सा 40, तो 0.8 कहीं पे लिखा हुआ है, 0.8। अच्छा, किस में निकालना है, इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, कोई मसले की बात नहीं है, परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई किया दैट विल बी 80%, 800% होना था, अगर 8 होता, 0.8 है इसलिए 80% आ गया, गॉट इट। तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, ध्यान से देख लो, इसमें कोई मसले वाली बात थी। What part of an hour elapses between 11:50 AM and 12:14 PM? 11:50 सुबह के और दोपहर के 12:14 हो जाते हैं, तो इसके बीच में कितने आवर्स का इलेप्सिस बने हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि ऊपर देखो मिनट्स में बनेगा, 10 ऐड करोगे तो 12 पूरे हो जाएंगे, और 14 ऐड करोगे तब 12 14, तो 10 और 14 24, तो 24 मिनट्स हैं टोटल, इनका इलेप्स आ रहा है। लेकिन उसने पूछा व्हाट पार्ट ऑफ एन आवर, तो एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो ये घंटों में हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि और में हमने बात करनी है, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो देख लो, अब इसको काट लो तो ये कितना बनेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 0, 3 4 ज़ा 12 और 3 10 ज़ा 30, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, तो 2/5, 2/5, 2/5 कहाँ पे लिख रखा है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये कितना बन गया, दैट इज 2/5 ना, और 2/5 कहाँ पे लिख रखा है, 2/5 लिख रखा है अल्फा ऑप्शन में। ओके, उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों देखो, नेक्स्ट है, इफ अ नंबर इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 4/7 द रिजल्ट इज 8/9। तो सिंपल सी बात है, वो कह रहे इफ अ नंबर, अब वो नंबर को ए बी सी एक्स वाई जी कुछ भी कह लो, इफ अ नंबर इज एडेड टू, न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन से ऊपर, और डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं, यानी कि वो कह रहा है कि 4/7 है, अब इस 4/7 के डिनोमिनेटर यानी नीचे भी वो सेम नंबर ऐड करो जो कि मैं एक्स माना हुआ है, ठीक है, वो भी इधर ऐड करो, और ऊपर भी वही नंबर ऐड करो, यानी इफ अ नंबर इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 4/7, यानी 4/7 के ऊपर और नीचे सेम नंबर को ऐड करो, तो होगा क्या, द रिजल्ट इज 8/9, द रिजल्ट इज 8/9। अब नंबर निकालो, मेरे ख्याल में इससे अब आसान कोई सवाल आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे IB में, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 × 7/x, ठीक, 9 × 7 प्लस में x इक्वल टू, सॉरी 9 इंटू ये नीचे आ रहा ना, तो 9 तो उससे मल्टीप्लाई होगा ना भैया, 9 × 4 + x, ऐसे ही है, इज इक्वल टू 8, अब किससे हो रहा है, 8 × 7 + x, गॉट इट। तो ये बन गया 36 + 9x इक्वल टू 8 7 ज़ा 56 + 8x, ये x इधर भेज दो, तो 9x - 8x इक्वल टू 56 - 36, गॉट इट। तो भैया यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी बात है कि ये x की वैल्यू आ गई 20, और x की वैल्यू 20 मुझे दिख गई डेल्टा ऑप्शन के अंदर। क्वेश्चन का एक दफ़ा दोबारा फ्लेवर ले लो, देखो, इफ अ नंबर इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 4/7, 4/7 के अंदर x भी ऐड कर दिया, और न्यूमरेटर में भी x ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी x ऐड किया, फिर क्या हुआ कि रिजल्ट 8/9 निकला, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई हुआ 7 + x से, 9 मल्टीप्लाई हुआ 4 + x से, इससे कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको ऐसे लिख लेते हैं 8/9, 8/9। अब क्लियर हो रहा है, ओके। तो x की वैल्यू 20 जो कि डेल्टा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, ओके।
नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन है, आफ्टर क्लियर हैज रीड द फर्स्ट 5/8 ऑफ ए बुक, देयर आर 120 पेजेस लेफ्ट टू रीड, हाउ मैनी पेजेस ऑफ द बुक हैज क्लियर रीड। कि एक बंदा है, उसने बुक को रीड किया 5/8, फिर वो कहता है देयर आर 120 पेजेस लेफ्ट। अब यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहा है, देखो 5/8 तो फ्रैक्शन में बोला है कि इतना उसने पढ़ लिया है, और जो नहीं पढ़ा वो उसने नंबर्स में बता दिया है, वो विदाउट फ्रैक्शन बताया, ये गलत उसने किया। चलो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे इसका एक सादा सा असूल बना लेते हैं। क्या 5/8 उसने पढ़ा है ना, तो कितना नहीं पढ़ा उसको माइनस कर लेते हैं 1 में से। मान लो कि उस क्लियर ने ना टोटल वो किताब 1 है, वो टोटल किताब का वॉल्यूम 1 है, उसमें से कितना पढ़ लिया, 5/8 उसने पढ़ लिया। क्लियर हैज रेड 5/8, यानी उसने वो पढ़ चुका है, ठीक है 5/8। तो वो 1 में से 5/8 को माइनस कर दो, तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ गया 8, तो 8 माइनस 5 तो कितना बन गया 3/8। यानी अब वो 3/8 वो है दैट इज लेफ्ट, ये वो है जो उसने अभी पढ़ना है। और ये 3/8 बनता कितने हैं, ये 3/8 बनते हैं 120 पेजेस, खुद बता रहा है देयर आर 120 पेजेस लेफ्ट टू रीड, जो अभी उसने पढ़ने हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो 3/8 है ये इक्वल टू 120 पेजेस है, ये इक्वल टू 120 पेजेस है। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, अब वो कहता है हाउ मेनी पेजेस ऑफ द बुक हैज रीड, उसने कितना पढ़ लिया हुआ है। यानी वो क्या पूछ रहा है, ये 5/8, ये 5/8 वो पूछ रहा है कि ये 5/8 जो उसने पढ़ लिया हुआ है ये कितने पेजेस पे मुश्तमिल है, ये बुक का वो कितना पेजेस बनता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो हमारे पास वेरिएशन आ रही है कि क्लियर जो है उसने सबसे पहले देखो कितना पढ़ा है, उसने पढ़ा है 5/8, कितना पढ़ा है 5/8, उसने 5/8 पढ़ा है, ये कितने पेजेस बनते हैं यही तो पूछा हुआ है। कितना नहीं पढ़ा 3/8 नहीं पढ़ा, और ये कितने पेजेस हैं 120। तो दो सेम चीज़ों में वेरिएशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया 3x/8 इज इक्वल टू 3x/8 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 8 देखो 5 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाई 8। तो भैया 3x विल बी इक्वल टू, बल्कि x को ही कर दो, 3 भी उधर भेज देंगे। तो x हमारे पास देखो कि ये 5 मल्टीप्लाई बाई 120 तो ऑलरेडी है ना, अब और डिवाइडेड बाई 8 भी ऑलरेडी है, कंफ्यूज ना हो जाओ, ये 8 उधर चल के मल्टीप्लाई हो गया और 3 इधर चल के डिवाइड हो गया। 8 से कैंसिल, 3 4 12, 0 का 0 आ गया। 40 इंटू 5 कितना बनता है 200। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ गया वो 200 आ गया, जो कि बीटा ऑप्शन में लिख रखा है। इसका मतलब है 200 पेजेस वो पढ़ चुका है। क्वेश्चन का दोबारा फ्लेवर लेंगे, देखें क्वेश्चन क्या था कि क्लियर हैज़ रेड द फर्स्ट 5/8 ऑफ ए बुक, कि वो एक किताब का 5/8 पढ़ चुका है। तो मैंने फ़ौरन से कहा कि अगर वो 5/8 पढ़ चुका है तो कितना नहीं पढ़ चुका। उसने बताया कि वो 120 पेजेस हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन में कितना बनता है उसका तरीकाकार ये होता है कि टोटल मान लो 1 है बुक का वॉल्यूम, उसमें से 5/8 वो पढ़ चुका है, तो वो कितना बनता है एलसीएम लेने के बाद 3/8, नीचे 8 आ गया, तो 8 - 5 3/8। तो 3/8 वो पोर्शन है जो कि उसने पढ़ लिया है, उसने वो अभी पढ़ना बाकी है। सॉरी 5/8 वो क्या हैज़ रीड, 5/8 वो पढ़ चुका है, तो 1 में से जो वो पढ़ चुका है मैंने वो माइनस किया, तो 3/8 वो आ गया जो उसने अभी पढ़ना बाकी है। और वो 3/8 किसके इक्वल है 120 पेजेस के। तो मैंने लिख लिया कि वो जो 3/8 है वो 120 पेजेस के इक्वल है। गॉट इट, वो 3/8 120 पेजेस के इक्वल। अब वो पूछ क्या रहा, हाउ मैनी पेजेस ऑफ द बुक हैज क्लियर रीड। अब बच्चा कहेगा सर ये तो आपने पहले कर ली, हमें कैसे पता चलेगा। अब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तब मजा आएगा। आफ्टर क्लियर हैज रीड द, इतना उसने पढ़ लिया है, 120 पेजेस रहते हैं, तो आप बच्चों के माइंड में फौरन आना चाहिए कि जो उसने पढ़ा है वो उसने फ्रैक्शन में बोला है, और जो नहीं पढ़ा वो पेजेस में है। तो पहले इनकी डायमेंशन सेम करो कि जो पढ़ा है वो 5/8 है, और जो नहीं पढ़ा वो भी फ्रैक्शन में निकालो। जो नहीं पढ़ा कैसे निकलेगा, 1 - 5/8 जो पढ़ चुका है, तो 3/8, ये वो 3/8 है जो उसने अभी पढ़ना है। और वो कितने पेजेस बनते हैं 120, यानी 3/8 किसके इक्वल है 120 पेजेस के इक्वल है। यानी बुक का 3/8 जो पोर्शन है वो 120 पेजेस पे मुश्तमिल है जो कि उसने अभी पढ़ना है। ओके,
अब दो चीज़ों में वेरिएशन है, जितना उसने पढ़ लिया हुआ है, कितना पढ़ लिया हुआ है, हैज़ रेड 5/8, तो 5/8 उसने पढ़ लिया, कितने पेजेस पर मुश्तमिल है, यही तो वो पूछ रहा है, एक्स लिख लिया। और जितना नहीं पढ़ा वो 3/8 निकाला था, 1 में से 5/8 को माइनस करके 3/8, ये किस पे मुश्तमिल है, 120 पेजेस पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यू विल हैव एक्स, और वो यही एक्स था जो वो पढ़ चुका है। वो पेजेस कितने बने, 200 पेजेस। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आई होप कि आपको बेहतरीन किस्म की समझ आ चुकी है। आगे कह रहा है कि 12 इज 3/4 ऑफ वट नंबर, तो सिंपल सी बात है, 12 इज इक्वल टू आ गया 3/4 ऑफ वट नंबर, ऑफ मल्टीप्लाई वट नंबर की जगह पे एक्स आ गया, तो 12 इज इक्वल टू 3x/4। गॉट इट। यहाँ से x को निकालना है तो आपको पता ही है, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। गॉट इट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 4 ज़ा 16, तो कितना बना, 16 बना। गॉट इट। 3 4 ज़ा 4 इंटू 16 बन गया। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ओके जी। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो उसके बाद है 1/10 ऑफ टेड सैलरी 1/10 इज स्पेंड फॉर द क्लॉथिंग एंड 1/3 ऑफ द फूड फॉर रेंट, व्हाट पार्ट ऑफ द सैलरी इज लेफ्ट फॉर द अदर एक्सपेंडिचर्स। सिंपल सी बात है, टेड्स की जो सैलरी है इसको 1 मान लो। मैं 100 क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर दिया होता ना 30% 40% फिर मैं उसकी सैलरी 100% मानता। उसकी सैलरी 1 है और वो कहता है कि ये खर्चे उसके कितने हो रहे हैं, 1/10 एक खर्चा हो रहा है, 1/3 एक खर्चा हो रहा है। पूछ रहा है बाकी कितना बचा। सिंपल सी बात है, 1 में से माइनस कर दो, पहला खर्चा कितना 1/10 का, दूसरा कितना है 1/3 का। तो एलसीएम ले लो, देख लो कितना बनता है। एलसीएम 30 बना, तो ये बन गया 30 - 3 - 10। ओके जी, ये बन गया 30 - 13, तो कितना बनता है, 30 - 13 17 बनता है। 17/30 जो कि मुझे दिख रहा है अल्फा ऑप्शन में। ओके जी, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाली बात ऐसा सच है तो नहीं। टेड्स की सैलरी 1/10 स्पेंड होती है, कपड़ों पे 1/3 वो खुराक और उस पे किराए पे लगा देता है। व्हाट पार्ट ऑफ द सैलरी इज लेफ्ट फॉर अदर एक्सपेंडिचर, तो भाई 17/30 उसकी अभी भी सैलरी पड़ी हुई है। ओके जी। फिर 25 into x by y is 4, what is the value of 100 into y upon x। ओके, सिंपल सी बात है भाई, ये x upon y निकाल लो तो y upon x उसका उल्टा कर देना, पुट कर लो, सिंपल सी बात है। इस पूरे क्वेश्चन में से, इस पूरे भैया क्वेश्चन में से क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 25 into x बट्टे y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो x अपॉन में y मेरे पास कितना बन गया, ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चल के डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास x बाई वाई की वैल्यू आ गई। इसी को आप ऐसे ही चेंज करके भी लिख सकते हो, y बाई एक्स। y बाई एक्स कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैं उधर डायरेक्ट इसको पुट करने वाला हूँ, चेक करो। तो क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि x बाई वाई मेरे पास 4/25 आया। सिंपल सी बात है, x बाई वाई 25 इधर चल के डिवाइड हो गया 4/25। अब ये जो वैल्यू निकालनी है 100 इंटू, आगे अब जो हमें वैल्यू चाहिए y अपॉन एक्स है, ये x अपॉन वाई, तो इसको उल्टा कर लो, 25/4। गॉट इट। आपको पता है 4 25 से 100 होता है, 25 इंटू 25 625, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। सो राइट ऑप्शन। अच्छा, ये मैं करके भी दे देता हूँ आपको, 25 इंटू 25 देख लो कैसे बनता है। हमेशा मल्टीप्लाई करना तभी बेहतर रहता है, ठीक है। कोई इसमें बात नहीं है कि आपके 20 सेकंड ऊपर लग गए, तो मैं समझा के कर रहा हूँ आराम से, जल्दी में आप लोग भी करेंगे तो आपको पता है आपकी स्पीड ज़्यादा है। 5 इंटू 5 25, 5 टेकन 2, 5 2 ज़ा 10 और 12, 5 2 ज़ा 10, 0 टेकन 1 और 5, तो ये बन गया 5 2 6, तो 625 दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट, एवरीबडी क्लियर? मज़ा आ रहा है यहाँ तक? तमाम चीज़ें 100% क्लियर हैं? आप तमाम बच्चों को येस और नो लिख के बताएंगे, एनर्जी लेवल अपना हाई रखेंगे, एक्टिव का मैसेज करेंगे तमाम बच्चे। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? ओके जी, यहाँ पे आओ, इस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो पढ़ाई काम आएगी। और हमारे पास ना एक क्यूब होता है,
अब क्यूब बेसिकली किस तरह का होता है? क्यूब कुछ ऐसा क्यूब होता है, देख लो। क्यूब कुछ ऐसा होगा जैसे यहाँ पे एक ये बॉक्स बना दिया, फिर एक यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब ये क्यूब कुछ ऐसा होगा देखने में, ठीक है, कुछ देखने में ऐसा होगा, देख सकते हो यहाँ पे इसकी लाइन को मैच कर दो, यहाँ पे इसकी लाइन को मैच कर दो। क्यों ना एक काम करें कि लाइन भी इसी के साइज़ की ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन को मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्यूब है। अब इस क्यूब की मैं बात भैया कर रहा हूँ, इस क्यूब की कुछ चीज़ों को नोट कर लो। ये जो क्यूब है हमारे पास, इस क्यूब की कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए। क्या? क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा, क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 6a स्क्वायर। क्यूब का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी ए क्यूब। क्यूब का जो पेरीमीटर होगा दैट विल बी 4a। क्यूब के जो डायगोनल्स होंगे उनकी लेंथ होगी a इंटू स्क्वायर रूट 3, a इंटू स्क्वायर रूट 3। गॉट इट? क्यूब की जो साइड्स की लेंथ है, उसका सम कितना होगा, यानी सम ऑफ साइड्स विल बी 12a। कुछ चीज बचती है और क्यूब का वॉल्यूम भी बता दिया, सरफेस एरिया भी, पेरीमीटर भी बता दिया, डायगोनल भी बता दिया, सम ऑफ साइड भी बता दी, बस और क्या बचता है? क्यूब खत्म। ओके, क्यूब के बाद आ जाओ यहाँ पे एक और शेप। क्यूब के बाद यहाँ पे होगा सफियर। ओके, अब सफियर को आप ऐसे समझो, सफियर आपको पता है अंदर से भरा होता है, सफियर अंदर से भरा होगा। कुछ ऐसा होगा, मैं बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे और ऐसे सफियर अंदर से भरा होता है। अब जो ये सफियर है दैट इज सफियर। अब सफियर का जो वॉल्यूम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। और सफियर का सरफेस एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर में कितने स्टीरेडियन होते हैं? 4 पाई पढ़ रखा है। एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं हमारे पास? 2 पाई रेडियन होते हैं। ओके, तो ये स्फीयर भी हो गया। अच्छा, उसके बाद सिलेंडर बचता है, तो सिलेंडर का किधर पोस्टमार्टम करें? इधर तो हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे, तो सिलेंडर फिर किधर लिखें? ओके, यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है तो ऊपर इधर सिलेंडर का लिख देता हूँ, ठीक है, इधर सिलेंडर का भी ना, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। अब सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा ना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा, अब सिलेंडर में एक बेस होता है और एक उसका सेंट्रल एरिया है, तो वो बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? तो ये सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो खैर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और जो क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, वॉल्यूम a क्यूब, पेरीमीटर 4a, डायगोनल a इंटू स्क्वायर रूट 3, और जो सम ऑफ साइड्स है वो 12a, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और बेतहाशा फार्मूलाज आते हैं, यहाँ पे लाइन लग जाए, लेकिन जो हमारे काम के थे मैंने आपको वो लिख के दिए। ओके, पहला क्वेश्चन, ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, उसके बाद ये पूरी की पूरी आप तमाम बच्चों को व्हाट्सएप चैनल पे ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहाँ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा, तो क्यों मैं सबसे पहले लिख लूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो मेरे पास होगा a क्यूब, इसको इक्वेशन 1 बना ली, विद द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना गिवन है? सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया क्यूब की बात हो रही है ना, क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। कितना दिया हुआ है? 60x स्क्वायर। तो भैया a चाहिए तो a इधर से निकाल लो, 6 10 ऐसे ही है। तो सर कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे ना कीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते हम। तो फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ओके, 60x स्क्वायर गिवन है ना, तो यहाँ से मेरे पास जो a स्क्वायर है वो कितना बन गया? दैट विल बी 60x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ऐसे ही है। तो मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे चेक कर सकते हो, 10x स्क्वायर। ओके, अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो दैट विल बी 10, अंदर ही रहा, x बाहर निकला है। तो ये जो मेरे पास a की वैल्यू आई, इस a की वैल्यू को मैं इधर यूज़ करूंगा,
देखो एरो को देखो, ये जो ए की वैल्यू है कैसे 6a² होता है ना क्यूब का वॉल्यूम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², और ये है किसके इक्वल 60x² के इक्वल है। तो यहाँ से a² निकल आया 60x² अपॉन 6, 6 10 60 होता है ना, तो a² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a² की मेरे पास वैल्यू आ गई 10x², ऐसे ही है। तो जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये मेरे पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट 10 इंटू एक्स, गॉट इट, ओके जी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a³ होता है, वॉल्यूम a³ होता है, ओके। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो वॉल्यूम होता है a³, तो यहाँ पे यूज़ कर लो, तो a की जगह पे क्या पुट कर लिया, स्क्वायर रूट 10 और आगे x और ऊपर क्यूब आ गया, ऐसे ही है। तो ये बन गया, अब 10 की पावर ये कितनी है, स्क्वायर रूट 1/2 है, तो 3/2 बन गई ना, तो 10 की पावर 3/2 बन गई और x की पावर 3 बन गई। अब 10 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू स्क्वायर रूट 10, यानी 10 की पावर 1 + 1/2 वो 3/2 ही होती है, और साथ x³। तो ये देख लो कहीं पे लिख रखा है, तो इसको लॉक कर दीजिए यहाँ पे। अच्छा, ये पूरे का पूरा हमारे पास कहाँ पे लिख रखा है, दैट इज़ इन, यहाँ पे चेक कर सकते हो, दैट इज़ इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एक चीज़ आपको बता दूँ, ये हमारे पास पूरी a की वैल्यू, ये a की वैल्यू जब इधर पुट करोगे ना, a का क्यूब, तो x का तो सीधा सीधा क्यूब बनेगा, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट थोड़ा सा पीछे रहना है, थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रहना है, ठीक है, ये चीज़ आपको बता दूँ। अदरवाइज ये इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा बीटा ऑप्शन ही, ठीक है। अगर पेपर में ऐसा मिल गया तो नन ऑफ दीज को चूज करना है, नन ऑफ दीज को। पेपर में IBA के पेपर में कोई मिस्टेक नहीं होगी, यहाँ पे ये इसकी कंपोजिंग मिस्टेक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये कंपोजिंग मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि ये इसका 10 इंटू 10 और x³ जो है वो बाहर ही आएगा, बनता ही बाहर है ना। देखो a की वैल्यू कितनी निकली है, 10 स्क्वायर रूट इंटू एक्स। तो जब ये उठा के आप a में पुट करोगे तो a का तो क्यूब है, यानी x का तो सीधा सीधा क्यूब बन रहा है, x का तो सीधा सीधा क्यूब बन रहा है स्क्वायर रूट के अलावा, तो वो स्क्वायर रूट में, तो इसका बीटा ही होगा। ये करेक्शन कर लो, ये ऑप्शन सही कैसे है, ये ऑप्शन सही ऐसे है, 10 इंटू स्क्वायर रूट 10 इंटू x³, गॉट इट, ओके। अगर IBA में ऐसा मिल गया लम्स में, तो नन ऑफ दीज चूज करना है, क्योंकि भाई ये थोड़ी ना आया, हमारा आंसर तो ये आया, ये जो हमारा जो कंपोजर है उससे ये मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो ये नन ऑफ दीज लगाना है अगर IBA में ऐसा आ गया, लेकिन ये आया हुआ है तो ये इसका बीटा ऑप्शन ही है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, अ सेमी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 40 congruent pizza slice shaped parts. If the diameter of the semicircle is 10 feet, what is the area of which wedge shaped part? तो एरिया निकालना है, सेमी सर्कल की बात हो रही है, सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr², तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, ½ πr², सेमी सर्कल की बात हो रही है। तो एरिया विल बी 1/2 पाई का पाई r², तो हमारे पास r कितना आ जाएगा, इफ़ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल 10 फीट है तो 5 आ गया ना रेडियस, क्योंकि अगर डायमीटर हमारे पास 10 है तो रेडियस कितना आ गया 5, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 25, गॉट इट। तो ये हमारे पास कितना एरिया बन गया, एरिया विल बी इक्वल टू 25 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास एरिया आ गया 25 पाई डिवाइडेड बाई 2। लेकिन उसने पूछा है कि इफ अ सेमी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 40 कॉन्ग्रुएंट पिज्जा स्लाइस, तो हमने निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच वेज शेप, यानी एक शेप का हमने बताना है। ये तो हमने एरिया ऑफ पूरे सेमी सर्कल का, यानी इसने बात ऐसे की है, उसने ये बोला है, उसने बोला आपके पास एक पूरे का पूरा सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा सर्कल है, ये ना एक सर्कल है। इस सर्कल में भी वो क्या कह रहा है, इस सर्कल में वो कह रहा है कि इस सर्कल को हाफ किया जाए तो क्या बन गया, सेमी सर्कल। जैसे इसको मैं आधा कर देता हूँ तो ये सेमी सर्कल है। अब ये जो हमने एरिया निकाला है ना भैया, हमने एरिया किसका निकाला है, हमने एरिया निकाला है इस पूरे सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का, जो कि होता है 1/2 पाई r², क्योंकि टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है पाई r², और सेमी सर्कल का कितना बनेगा, ½ पाई r²। लेकिन ये जो सेमी सर्कल है ये भी 40 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो हमने ये जो सरफेस एरिया निकाल दिया ना ½ पाई r², ये हमने किसका निकाला हुआ है, ये तो हमने सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया ना, ये तो सेमी सर्कल का 25 पाई/2 आ गया, जबकि हमें सेमी सर्कल का नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था इस एक पार्ट का। ये जो 40 पार्ट हुए हैं सेमी सर्कल के,
उसके एक पार्ट का चाहिए था। तो बहुत अच्छा किया कि पहले हमने पूरे सेमी सर्कल का, सर्कल की तो बात ही नहीं हुई, बात ही किसकी हुई है, सेमी सर्कल की। तो इसलिए सेमी सर्कल का, पूरे सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, और वो हाफ पाई आर स्क्वायर हमने कितना निकाल लिया, 25 पाई अपॉन 2। अब इस सेमी सर्कल के एरिया को भी 40 पे डिवाइड करेंगे तब जाके इस एक पार्ट का एरिया आएगा। तो आ जाओ, इस पूरे एरिया को क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को डिवाइड करेंगे किस पे, 40 पे। डिवाइड करो 40 पे, चेक करो। तो ये हमारे पास कितना है, 25 पाई ऐसे ही है, डिवाइडेड बाई 2 है। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/40 हो गया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, दैट विल बी 25 पाई अपॉन में 80, ऐसे ही है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा और 5 6 जा। तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 16 कहाँ पे लिखा हुआ है, 5 पाई डिवाइडेड बाई 16 इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, यू कैन चेक। सेमी सर्कल को 40 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो पहले मैंने बिना सोचे समझे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया 25 पाई अपॉन 2। अब इस पूरे को मैंने डिवाइड किया 40 पे, तो ये क्या बन गया, 25 पाई डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/40, तो ये बन गया 5 पाई अपॉन में 16, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। गॉट इट, ओके। उसके बाद है, अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5। अजान हो रही है, इधर अजान का वेट करते हैं, ठीक है। मैं साइड पे हो जाता हूँ, अजान हो जाए तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक सिलेंडर को एक स्फीयर में रखा गया। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिंपल सी बात है, क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा जा रहा है। तो खुद मुझे बता दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अभी ऊपर बताया था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो पाई का यहाँ पे, क्योंकि आंसर में देखा तो पाई गिवन था, तो मैंने पाई को नहीं छेड़ा, ठीक है। उसको पता है कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इसलिए वो आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर वाली चीज़ें देगा। अब आर देखो, अब बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। भैया रेडियस ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ है, आपको रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो रेडियस ऑफ सिलेंडर चाहिए भाई, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम है ना। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम है तो सिलेंडर का ही रेडियस होगा। चलो अब ये देखेंगे ये रेडियस कितना है, और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। एच देखो, एच दी है, बिल्कुल हाइट ऑफ सिलेंडर उसने दे दी है जो कि 6 है। अब हमारा इशू रह गया कि रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है, जबकि स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर आप रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना चाहते हो तो रेडियस ऑफ स्फीयर माइनस h/2 होल स्क्वायर। गॉट इट। तो ये हमारे पास कितना बन गया, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना गिवन है, दैट इज 5। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5, चेक कर सकते हो। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना बन गया, 25 माइनस हाइट कितनी थी, 6 हाइट है ना, 6। तो 6/2 कितना बन गया, 3 का स्क्वायर कितना बनता है, 9। सो 25 माइनस 9 16, तो आर कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है जो कि मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। तो 4 का स्क्वायर कितना बन गया, 16 इंटू 6 कितना होता है, 96। तो ये डेल्टा ऑप्शन बन गया राइट ऑप्शन। कितना बन गया, 96 पाई। गॉट इट। आपकी तसल्ली के लिए 16 को 6 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ओके, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 6, 36, 6 टेकन 3, 1 और 9। गॉट इट। इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, बहुत मजे का क्वेश्चन है। इफ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस दे दिया, हाइट सिलेंडर की दे दी। बच्चा जल्दी में ये वैल्यू पुट करेगा तो आंसर, ये गलती नहीं करनी है। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है,
रेडियस ऑफ सिलेंडर चाहिए नहीं तो आर स्क्वायर माइनस एच बाई टू का स्क्वायर कर लो। आर रेडियस ऑफ स्फीयर है, एच हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो वो 6 थी, 6 बाई टू 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 25 माइनस 9 तो 4 आ गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 4 का स्क्वायर, एच उसने 6 दी हुई थी वही पुट की, देखा तो 96 पाई, गॉट इट। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल मून, खुद कह रहा है स्फेरिकल मून वो स्फीयर की तरफ आपको लेके आ रहा है, वो 3600 पाई स्क्वायर माइल्स है, व्हाट इज द मून्स वॉल्यूम, तो उसने पहले ही बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल है, तो स्फीयर का क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, गॉट इट। तो वॉल्यूम विल बी 4/3, ऐसे हल करने की आदत डालो, पाई पाई चलता आया। अब आर देखो, आर का क्यूब, अब आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, 3600 पाई, 3600 पाई। अब ये 3600 पाई हमें क्या गिवन है, स्फीयर का सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 उधर किया तो 4 900, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 900, तो आर की वैल्यू स्क्वायर रूट लोगे तो 30 आ गई, तो आर की वैल्यू 30 आ गई। स्फीयर का वॉल्यूम अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ, स्फीयर का ये देखो, ये पढ़ा के आया हूँ कि स्फीयर जो होगा, स्फीयर किधर गई, ये स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब जो निकालने जा रहे थे, आर नहीं पता था, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये उसने दिया होता है 3600, 4 9 और 0 0 आ गया, और पाई पाई से कैंसिल हो गया था, तो ये चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सरफेस एरिया 3600 पाई था, और ये सरफेस एरिया होता है किसके इक्वल है, 4 पाई आर स्क्वायर, जो स्फीयर का सरफेस एरिया है, पाई पाई से 4 9 और आगे 2 0 आ गई, आर स्क्वायर 900 आया, आर की वैल्यू 30, उठा के इधर वॉल्यूम वाले में पुट कर दीजिए, यू विल हैव योर आंसर। तो ये आ गया 30 और 30 का क्यूब आ गया। इसको अब लिखने का तरीका मैं इसको कैसे करता होता हूँ ये चेक करो, 4/3 पाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, 30 का क्यूब का मतलब है 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब इसको आप ऐसे कर लो कि 3 10 30, 30 इंटू 10 300 बनाना, ऐसे ही है। 300 को अगर आप 30 से करोगे तो 9000 को 4 से करोगे तो 36,000, गॉट इट, क्या बन गया 36,000, गॉट इट। तो ये हमारे पास 36,000 साथ पाई का पाई आ गया, तो ये क्यूब में आ जाएगा, गॉट इट। ये देखो ना 10 इंटू 30 300, तो 300 को भैया जब आपने 30 से आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 3 3 9 हो गया, 2 0 ऊपर वाले की और 1 0 इसकी, तो ये 9000 को 4 से करोगे तो 36,000, और पाई यहाँ पे का पाई आ गया, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बना, दैट इज बीटा ऑप्शन, गॉट इट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ अ फेस ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, क्यूब का। जो क्यूब का पेरीमीटर है 4a के इक्वल होता है और ये 20 के इक्वल है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 सीधी। अब ये कहीं ना कहीं पे यूज होगा, वॉल्यूम पूछ रहा है क्यूब का, वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो 5 का क्यूब आ गया, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 कहाँ पे लिख रखा है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशंस। अच्छा, एक मैक्सिमम लेंथ उस पेंसिल की कितनी हो सकती है जिसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा जाए, तो उसकी डायमेंशन ये गिवन है। तो मैक्सिमम लेंथ निकालने का एक ही तरीका, जब भी मैक्सिमम लेंथ रेक्टेंगुलर शेप की पूछी जाए तो लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है, ये तरीका कार होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी डायमेंशंस गिवन है, तो चेक कर लो, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 प्लस 4, तो ये हमारे पास भैया कितना बनता है, दैट विल बी 64 प्लस 36, तो ये 104 बन गया। अब 104 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसकी फैक्टराइजेशन कर लो 104 की, 2 5 10 2 2 4, 2 5 10 2 2 4, 2 2 4 2 6 12, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 26, 2 तो बाहर निकल आएगा,
और अंदर 26 कैद में आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 2 इंटू 26 सेंटीमीटर, 2 इंटू 26। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको मजीद भी करूँ तो ये हो जाता है 2 1 2, 2 3 6, ऐसे ही है। तो फिर भी वही बनेगा 13 इंटू 26। तो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, दैट विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे तो 104 बना, 104 की फैक्टराइजेशन की तो ये हमारे पास बन गई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 26। यहाँ तक ही रहने दो, ठीक है ना, यहाँ तक ही। तो ये 2 बाहर निकला, अंदर 26। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। क्यूब का डायगोनल किसके इक्वल होता है? a इंटू स्क्वायर रूट 3, और ये कितनी गिवन वैल्यू है? 6 इंटू स्क्वायर रूट 3। गॉट इट। स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब आगे क्या पूछा? फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है a क्यूब, और क्यूब आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 6। तो ये बनता है 216 ना, 6 इंटू 6 36, 36 को 6 से करें तो 216 बनता है। आई एम श्योर कि ये बनता है 216। तो देख लो 216 कहीं पे दिया हुआ है, यस नज़र आ गया। देख लो 36 इंटू 6, एक दफ़ा तसल्ली कर लो। 36 3 6 3 बार 18 और 3 21, तो 216। राइट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट। मज़ा आ रहा है आप बच्चों को? तमाम चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज ओके जी, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन रूम लॉन्ग ब्रॉड एंड इतना हाइट। तो रूम लाइक रेक्टेंगुलर शेप टाइप बन रही है, लॉन्गेस्ट लेंथ पूछी हुई है, तो क्या करेंगे? सारे बच्चे मुझे बताएंगे, शाबाश। लेंथ लॉन्गेस्ट की निकालनी है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ओके जी, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। गॉट इट। हाइट ना, हाइट। ओके, तो ये हमारे पास बन गया 144 प्लस 64। तो 4 ऐड करो। एक काम करते हैं, इधर कर लेते हैं, रफ शीट तो आपको मिलती ही मिलती है। 144 64, ये आप बच्चों के लिए कर रहा हूँ। एकदम से ये 289 लिखो, उसका स्क्वायर रूट 17 बना दो, ठीक है। लेकिन आप बच्चों के लिए कर रहा हूँ, कैसे करना है। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 8 6 14, 14 और 4 18, 8 1 टेकन, तो 2, तो 289, यस 289। ये कितना बना? 208। तो ये 289, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट। कोई मसले वाली बात ही नहीं, सीधा सा क्वेश्चन, बस ऐड करना है। दूसरी तीसरी क्लास की बातें हैं ये, दूसरी तीसरी क्लास की, ठीक है जी। बेटा ऐड कीजिए 144 64 81 को जी, 289, और ये छठी सातवीं क्लास में पढ़ लिया होगा। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। नहीं समझ आ रही तो इन सबको 17 इंटू 17 करो, 15 इंटू 15 करो, 14 इंटू 14 करो, और 13 इंटू 13 करो। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर डायमीटर एंड हुज हाइट इज थ्राइस दिस। अच्छा, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा है, अब आराम से पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर हुज बेस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, इन डायमीटर 3 का हो गया, एंड हुज हाइट इज 3 टाइम दिस इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो निकालना क्या था? वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या था? स्टार्ट में बता दिया, कोई मसले की बात नहीं। किसका वॉल्यूम? सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो होता है भैया पाई आर स्क्वायर एच। स्टार्ट में बोला, स्टार्ट में आ जाओ नीचे, अभी बोला था आप बच्चों को कि जो हमारे पास वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो कितना होगा, ये अभी देख लो। तो यहाँ पे ये देख लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर, ये दिखाने के लिए आपको इधर लेके आया हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच हमें निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच हमें निकालना है। ओके, पाई आर स्क्वायर एच हमें निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। अभी आप लोगों ने सीधा चलते जाना होता है जब तक कोई मसला ना बने। ये देखो आर, देखो जी बिल्कुल पता है 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, तो रेडियस कितना बन गया? हाफ कितना बनता है? 1/5, ठीक है। या इसको 3/2 लिख लो। डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, ऊपर स्क्वायर ले लो। हाइट कितनी है? हाइट कह रहा है 3 टाइम है, किसका? उसके बेस की निस्बत 3 टाइम है, तो बेस कितनी है? 3 टाइम्स 3 सेंटीमीटर।
तो हाइट इसका 3 टाइम है, तो ये कितना बन गया 9। खुद देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर डायमीटर है एंड हुज हाइट इज 3 टाइम ऑफ दिस, तो 3 का 3 टाइम कितना बनता है 9 बनता है। गॉट इट, ओके। तो अब इसको हल कर लीजिए, सिंपल इज दैट कि ये हमारे पास बन गया वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई का पाई आ गया और नीचे 3 का स्क्वायर 9/4 मल्टीप्लाई बाई 9। गॉट इट, तो वॉल्यूम विल बी 9 इंटू 9 81 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये कहीं पे लिखा हुआ है तो चेक कर लीजिए, बिल्कुल लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ, तो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट, ओके। बस इसमें एक ही चीज है, हुज हाइट इज 3 टाइम, तो हाइट कितनी है 3 टाइम किसका, ऑफ दिस क्या मतलब 3 सेंटीमीटर का 3 टाइम, तो वो 9 बन गया। ओके जी, उसके बाद यूनिट्स भी देख लिया करो, यहाँ पे तो यूनिट्स सारे सेम ही चलते आ रहे थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एजेस। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ए क्यूब के। ये किसके इक्वल आ रहा है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एजेस। सम ऑफ एजेस कितने होते हैं क्यूब के, 12 है, ये भी ऊपर बताया हुआ था। ए के ए से कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 12 आ गई। वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इन स्क्वायर यूनिट। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ऐसे ही है। तो 6a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 12 है। एक ये काम ना करने लग जाना, a निकालो फिर a निकालो फिर उसका स्क्वायर ले लो, तो वो डायरेक्ट गिवन है। तो 12 इंटू 6 कितना होता है 72। गॉट इट, 12 2 6 1 1 और 6 1 6 और 1 72, तो राइट ऑप्शन क्या बन गया 72 बन गया। गॉट इट, हाँ अगर यहाँ पे a होता तो a को निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट लेके, 3 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 3 आ जाना था। गॉट इट, ओके। उसके बाद है हमारे पास, लेकिन सरफेस एरिया अब होता ही 6a स्क्वायर के इक्वल है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब इज 48 इंचेस द वॉल्यूम विल बी। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ क्यूब इज 48। सम ऑफ एजेस ऑफ क्यूब होते हैं 12a और ये किसके इक्वल है, ये 48 के इक्वल है। तो a की वैल्यू कितने आ गई, 12 4 48, तो a आ गया 4 और निकालना क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब के इक्वल। तो वॉल्यूम विल बी 4 मल्टीप्लाई 4 16 इंटू 4 96, यस 96 ही बनेगा, चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 इंटू 4 16 इंटू 4 4 6 4 2 1, तो 64 बना ना, 64 सॉरी जी 64, तो ये कितना बन गया 64। गॉट इट, ओके जी। तो ये चेक कर सकते हो कि हमारे पास 12a यानी सम ऑफ एजेस कितना आ गया 48, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 4। कैसे चेक कर लो, 48 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको डिवाइड करोगे 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 3 ज़ा 36 और 4 ज़ा 48, तो a की वैल्यू 4 आई। 4 का क्यों, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 कितना होता है 64, तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। गॉट इट, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3 cubes of a metal whose edges are 3 centimeter 4 centimeter and 5 centimeter respectively, then melted into a single cube the edge of the new cube। अच्छा पहले तो ये देखें ना कि हमारे पास 3 क्यूब्स हैं छोटे छोटे, उन तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम अलग अलग निकाल के ऐड करते हैं तो वो बड़ा क्यूब बन गया, क्योंकि उसने खुद बोला कि मेल्ट करके उसको एक सिंगल क्यूब बनाया। तो तीनों का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम, और उसको ऐड कर देते हैं, वो बड़ा क्यूब बन गया। फिर उसके एक एज को निकालने के लिए उसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो ऐसे कर लेते हैं। ये देखें, अब हमारे पास 3 क्यूब्स हैं, ठीक है। अब क्यूब्स में आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि क्यूब्स बेसिकली क्या है। ये क्यूब्स हैं, यहाँ पे चेक कीजिएगा कि ए क्यूब, यहाँ पे ये दूसरा क्यूब, ये तीसरा क्यूब। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्यूब्स हैं, एक ये क्यूब है, दूसरा ये क्यूब है हमारे पास, और तीसरा ये क्यूब है। इन तीनों क्यूब्स को एक के हमारे पास एजेस कितने हैं 3 सेंटीमीटर, एक के 4 सेंटीमीटर और एक के 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्यूब लेंगे तो 3 का क्यूब हमारे पास कितना बन गया 27 प्लस 4 का क्यूब लेंगे तो कितना बन गया 64, 4 इंटू 4 16 इंटू 4
64, 5 का क्यूब लेंगे तो 125 बन गया, गॉट इट। अब 125 प्लस 64 प्लस 27 कितना बन गया, दैट विल बी 20, ये 71 बन गया, सॉरी 91 बन गया, 91 प्लस 125 216, ठीक है। इसको कर भी लेते हैं, ये देखना 125 प्लस 64 प्लस 27, तो 5 9 और 16 6 1 टेकन 3 9 11 1 तो 2, तो 216 बन गया। तो ये जो 216 है, अब इसका हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट का मतलब है 6 इंटू 6 36 इंटू 6, और क्यूब रूट का मतलब 1 की पावर 3 है, ऐसे ही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का क्यूब, इधर लिख लेते हैं 6 का क्यूब, अंदर 6 का क्यूब, अब बाहर 1/3 है, तो 3 से कैंसिल होकर 6 आ गया। तो जो नया हमारे पास बना क्यूब, उसकी जो डायमेंशंस होंगी, वो डायमेंशंस कितनी होंगी, उसके एज वो 6 सेंटीमीटर का होगा। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सिंपली क्या किया, 3 क्यूब थे, तीनों की जो लेंथ है, एक एज है वो 3 4 और तीसरे की 5 है। इसका वॉल्यूम 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, सबको ऐड किया तो 216। इसका क्यूब रूट क्यों लिया है, क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम आ गया ना, पूरे तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम आ गया, उसका सम। ये 216 क्या आ गया, तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम का सम आ गया, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तीनों क्यूब के वॉल्यूम का सम आ गया ना 216। तो हमने क्या करना है, हमने उस नए वाले की एज बतानी है, एज ऑफ न्यू क्यूब, तो उसके लिए क्यूब रूट ले लिया। क्यूब लिया, इस एज का क्यूब लिया तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम का क्यूब रूट लेंगे तो एज आ जाएगा। समझे बात को, 3 4 5 ये क्या एजेस हैं, एजेस का क्यूब लिया, ये देखो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो एजेस के क्यूब लिए तो वॉल्यूम आ गए, एजेस के क्यूब लिया तो हम मतलब इसका हमने क्या लिया, क्यूब लिया तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, एजेस का क्यूब लिया तो वॉल्यूम आ गया, और इस सब वॉल्यूम का क्यूब रूट लेंगे तो एज आ जाएगा। क्यूब और क्यूब रूट ऑपोजिट होंगे ना, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया तीनों क्यूब्स का, तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम आ गया। अब इसका हम क्यूब रूट लेंगे तो ये हमारे पास एच आ जाएगा, गॉट इट। फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, जिन बच्चों का लम्स एल कैट होने जा रहा है 15 ऑफ फेब को, लाजमी तौर पे अपने पेपर के जो MCQs हैं, जब आप पेपर दे के आ गए होंगे घर पे, जब आपका पेपर ख़त्म हो चुका होगा, लाजमी तौर पे अपने MCQs को पास एजुकेशन सिस्टम के इस ऑफिशियल नंबर पे लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तमाम MCQs को लेके एक डिटेल सोल्यूशन बना दिया जाएगा, ताकि अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं, न्यूबीज होंगे लम्स में एडमिशन के लिए, उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तमाम बच्चे जो लम्स एल कैट 15 फेब को देने जा रहे हैं, अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ दें, जो आपके डिज़ायर्ड फील्ड है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बैच में आ सकते हो, जिसमें आपको लम्स के अलावा पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। अपने मार्क्स को भी लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर कीजिएगा। इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, आप हमारे पास पेपर की सीरीज से तैयारी कर रहे हो, बैच से तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, मोर ओवर आप लोगों को मैं पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक IBA लम्स के नाम से एक वीडियो नजर आएगी मैथ की, वो भी एक बना रखी है, उसको भी जाके लाजमी तौर पे आप देख लो। और इसके अलावा आप लोगों के लिए इंग्लिश की कंप्रीहेंशन के ऊपर वीडियो बना रखी है, उसको भी जाके लाजमी देख लो, उन वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।